नमस्कार छात्रों, बीए बीएड के अंतर्गत हिंदी पेडागोजी है। हिंदी पेडागोजी में पाठ योजना के बारे में आज अपन अध्ययन करते हैं, जिसको अंग्रेजी में लेसन प्लान कहते हैं। पाठ योजना, लेसन प्लान। सर्वप्रथम प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्लासरूम इज ए मिनी सोसाइटी ऑफ क्लासरूम इज ए मिनी सोसाइटी। मान लीजिए कक्षा ही क्या है, छोटा समाज या लघु समाज होता है। अर्थात विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक को अपना अपना कार्य कक्षा को समाज मानकर ही करना चाहिए। छोटा समुदाय मानकर ही कक्षा का कार्य करना चाहिए। वहाँ पर भाषा का और अन्य जो बातें हैं उसका ध्यान रखते हुए, सभी से सद्व्यवहार रखते हुए कार्य को संपादित करना चाहिए। कक्षा का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमबद्धता, क्रमबद्धता एवं सफलता, इन तीनों सिद्धांतों का पालन करना शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है, चाहे वह पाठ्यक्रम से संबंधित हो या पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित हो। शिक्षण से संबंधित कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यापक को पहले निश्चित योजना बनानी पड़ती है। निश्चित योजना के अंतर्गत कई प्रकार की जो बातें हैं वह ध्यान में रखनी पड़ती है। बिना योजना के वो कक्षा में अगर जाएगा तो उसे कई प्रकार की जो बातें हैं उसका सामना उसे करना पड़ेगा। दूसरा है योजना। योजना का अर्थ मीनिंग ऑफ प्लानिंग। किसी कार्य को करने से पहले पूर्व तैयारी के लिए जिन जिन आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है और उसके पश्चात उसकी पूर्ति कर कार्य का आरंभ किया जाता है, उसे योजना कहते हैं, है ना। प्लानिंग, इसके अनुसार हिंदी शिक्षक को शिक्षण के अंतर्गत जो कार्य सौंपा गया है उसे सफलता पूर्ण करने हेतु योजना की तैयारी करनी पड़ती है। अब इसके बाद में आएगा पाठ योजना का अर्थ। मीनिंग ऑफ लेसन प्लानिंग। पाठ पढ़ाने से पूर्व पाठ की जो लिखित व लिपिबद्ध तैयारी की जाती है उसे पाठ योजना कहते हैं। अर्थात आपने देखा होगा पाठ की योजना बनाना। योजना बनाने से पूर्व पाठ को पूर्ण रूप से पढ़ना पड़ता है, और पाठ को पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसमें उसके जो शिक्षण विधि है, कठिनाई स्तर है, शिक्षण बिंदु है, विधि व प्रविधि से सहायक सामग्री का भी ध्यान रखना पड़ता है। सहायक सामग्री से पाठ का विकास वह कैसे करेगा, तो ये समस्त बातें जो है पाठ योजना जब बनाते हैं उसके अंतर्गत आती है। परिभाषाएं। बोसिंग की परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा है। पाठ योजना उन उपलब्धियों
की सूची का शीर्षक है सूची यहाँ बढ़िया आएगा, इसको अपन थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सूची का शीर्षक है जिन्हें कक्षा में प्राप्त करना है, इनमें सभी साधन तथा क्रियाएं आ जाएगी। जिनकी सहायता से उपलब्धियां छात्रों की उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है। है ना? तो देखा होगा, योजना के अंतर्गत तो हम केवल खाली प्लानिंग की बात करते हैं, परंतु पाठ योजना के अंदर अगर हम लेसन प्लानिंग की बात करते हैं, परिभाषाएं के अंतर्गत जो बोसिंग ने कहा है कि पाठ योजना उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिन्हें कक्षा में प्राप्त करना है। इनमें सभी साधन तथा क्रियाएं आ जाएंगी जिनकी सहायता से छात्रों की उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती है। किसी भी पाठ को जब पाठ योजना को बनाते हैं तो सर्वप्रथम उसमें क्या ध्यान रखते हैं कि कौन कौन से उद्देश्य अपने को निर्धारित करने हैं। उद्देश्य सामान्य उद्देश्य होते हैं और विशेष उद्देश्य होते हैं। जब पाठ बनाया जाता है तो इन विशेष उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। सामान्य उद्देश्य की जो प्राप्ति है पाठ के साथ साथ में होती रहती है, परंतु विशेष उद्देश्य जो होते हैं वो पाठ के जो विषय वस्तु है उस पर बल देते हैं। उद्देश्य जो है आपके ज्ञान, अवबोध, अभिरुचि, ज्ञान, अवबोध, अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल। सबसे पहले इसके बारे में अपने को सोचना पड़ता है। ज्ञान के अंतर्गत दो आ जाते हैं कि भाषा तत्वों का ज्ञान, जिनसे भाषा का निर्माण हुआ है ना, जिन व्याकरण के माध्यम से भाषा तत्वों का निर्माण हुआ है, तो भाषा तत्वों का ज्ञान। विषय वस्तु के अंतर्गत कौन सा ज्ञान छुपा है, तो यहाँ पर आएगा विषय वस्तु का ज्ञान। मुख्यतः ऐसे दो रूप में बांटा जाता है ना। अवबोध में छात्रों की समझ कितनी विकसित होती है उससे संबंधित ध्यान रखता है। यहाँ पर छात्रों में पाठ को पढ़ने पर कौन कौन सी रुचि जागृत होगी इसके बारे में बात करा जाता है। यहाँ पर अभिरुचि या अभिवृत्ति में छात्रों में कौन कौन सी वृत्ति क्या है उस पाठ को पढ़ने पर बनेगी उसका आएगा। और यहाँ पर सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना, है ना, ये कौशल के अंतर्गत आते हैं। इसको स्किल कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये तो हो गया नॉलेज अंग्रेजी में। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया एप्टीट्यूड,
और ये हो गया स्किल जिसकी हम बात करते हैं। इस तरह से ये सारे उद्देश्य जब पाठ योजना बनाते हैं तो उसको संगठित करना है पड़ता है। इसके बाद में जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसके बारे में भी बात अपन भविष्य में करेंगे। अब इसके बाद में चलते हैं इसकी आवश्यकता। पाठ योजना की आवश्यकता। इससे पहला जो है पाठ योजना की आवश्यकता है, नीड्स ऑफ लेसन प्लानिंग या प्लान। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इससे पाठ योजना से अर्थात इससे अध्यापक या शिक्षक का कार्य क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित हो जाता है। सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध। शिक्षक का जो काम है सुव्यवस्थित व क्रमबद्धता से होता है। जब वो प्लान बना देता है तो प्लान में कई प्रकार की जो बातें हैं जो उसके मन मस्तिष्क में रहती है, जो विचारों में होती है, उसको लिपिबद्ध के माध्यम से वह क्या करता है, सुव्यवस्थित कर देता है। और किस क्रम में कौन सी बात आएगी, ऐसा नहीं है कि जो पिछली बात है उसको पहले ले ली और पहली बात है उसको मध्य में ले ली, मध्य की बात अंत में ले ली, इस तरह से नहीं होता है। उसको क्रमबद्धता का प्रयास किया जाता है। जिन उद्देश्य को प्राप्त करना है उसका ज्ञान हो जाता है। उद्देश्य प्राप्ति का ज्ञान हो जाता है। मैंने अभी यहाँ पर बात करी थी इससे पहले कि उद्देश्य ज्ञान, अवबोध, अभिरुचि, अभिवृत्ति, कौशल है ना, उसकी प्राप्ति किस खंड में, किस स्थान पर, किस प्रकार से होगी, उसका ज्ञान उस अध्यापक या अध्यापिका को हो जाता है जब वह लेसन प्लान बनाता है। मान लीजिए प्रस्तुतिकरण में यदि उसको काव्य पाठ करा रहा है तो छात्रों से वो क्या करेगा, सस्वर वाचन करवाने का प्रयास करेगा। जब सस्वर वाचन कराता है या कराती है तो उसमें क्या होगा, छात्रों में जब सस्वर वाचन करेंगे तो उनका शुद्ध उच्चारण हो सकेगा, है ना। जब वो उसको कंठस्थ करके याद करेंगे तो स्किल डेवलपमेंट होगा कि 2 पंक्तियों को उन्होंने कंठस्थ किया और उसको प्रार्थना सभा में या कक्षा कक्ष में उसको सुनाया है, तो उद्देश्य प्राप्ति का ज्ञान उनको हो जाता है शिक्षक को। तीसरा, अध्यापक आत्मविश्वास के साथ पढ़ा सकता है। अध्यापक आत्मविश्वास के साथ पाठ पढ़ा सकता है ना। ये जब वो प्लानिंग बनाता है और अपनी जो काल्पनिक या चिंतनशील की जो रूपरेखा है उन सब की जो है क्या करता है, यहाँ पर बात आ जाती है। तो आत्मविश्वास के साथ वह पढ़ा सकता है। शिक्षक जो होता है उसमें जब वो पाठ की योजना पूर्व में ही बना देता है तो पूर्व में उसके मन मस्तिष्क में जो रूपरेखा बनती है, योजना बनती है, उसको वह लिपिबद्ध कर देता है। और जब वो कक्षा कक्ष में जाता है तो उसका पूर्व अध्ययन करके उसका जब कॉन्फिडेंस होता है वो क्या है, अच्छा हो जाता है और उसको वो पढ़ाने का प्रयास करता है। अगला है, अध्यापक पाठ के भिन्न भिन्न अंगों से संबंध स्थापित करता है। पाठ के विभिन्न अंगों के साथ संबंध स्थापित करना। अब विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? प्रस्तावना है ना, प्रस्तुतिकरण। जब पाठ को अपन बनाते हैं तो उसमें ये सब आते हैं, प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन, मूल्यांकन, ये क्या होते हैं, इसके अंग होते हैं। आत्मीकरण, गृहकार्य देना, इत्यादि इत्यादि। तो इन अंगों को, इन जो सभी अंग होते हैं पाठ योजना के,
उस अंगों को वह क्या करता है, पूर्व में ही निर्धारित कर लेता है। जब प्रस्तुति ग्रहण करता है तो उसे पता है कि मुझे आदर्श वचन करना है, छात्रों से अनुकरण वाचन करवाना है, उनके व्याकरणों की शुद्धिकरण करना है। आत्मीकरण में काठिन्य निवारण होता है ना, कठिन शब्दों का अर्थ वह क्या है, निकालता है। और जो कठिन स्तर पे जो उनकी जो विषय वस्तु विश्लेषण होते हैं उसको वह करने का प्रयास करता है। अध्यापक या शिक्षक, ये चौथा था अपना, अध्यापक या शिक्षक पाठ वस्तु का गठन सुचारू रूप से कर सकता है। पाठ्य वस्तु का गठन सुचारू रूप से कर सकता है। गठन है ना, गठन से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि सभी का जब वो कौन से स्टेप के बाद में कौन सा स्टेप आना चाहिए उसका उस पाठ्य वस्तु का गठन कर देता है। अर्थात उसमें क्रमबद्धता आ जाती है जब वो उसको करता है। क्रमबद्धता के साथ में वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से उसका आचरण करते हुए विषय वस्तु का संश्लेषण विश्लेषण करते हुए कई उदाहरणों को बताते हुए जहाँ पर विषय वस्तु की जो क्या है चित्र वगैरह बताना है या मॉडल वगैरह बताना है तो उससे उसकी जानकारी हो जाती है। उसे कौन सी क्रिया करनी है, अध्यापक क्रिया कौन सी करनी है ना, और छात्र क्रिया कौन कौन सी होगी, उसका वो गठन वह इस पाठ योजना के माध्यम से सुनियोजित कर लेता है। अध्यापक छात्रों का मार्गदर्शन सुयोग्य रीति से प्रदान कर सकते हैं। अध्यापक छात्रों का मार्गदर्शन सुनियोजित करते हैं, है ना, सुयोग्य रीति से होता है। तो यहाँ पर विधि व प्रविधि का ज्ञान उसे हो जाता है। अर्थात प्रत्येक पाठ को पढ़ाने के लिए उसकी सुनिश्चितता करनी पड़ती है कि उसके कठिनाई स्तर को जानना पड़ता है कि छात्र कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और मैं किस विधि व प्रविधि का उपयोग करते हुए उसका मैं समाधान करूँगा। कई बार छात्र में जिज्ञासा होती है और वह प्रश्न भी पूछते हैं। जब पाठ समाप्त हो जाता है तो उनका जो कठिनाई स्तर पर क्या है मूल्यांकन होता है तो या वो कठिनाई स्तर पे अपने आप को महसूस करते हैं तो वह उस संबंधित विषय से बात करते हैं, संबंधित विषय के विषय अध्यापक से बात करते हैं कि मुझे इस स्तर पे समझ में नहीं आया है, अर्थात इस शिक्षण बिंदु का मुझे यह जो बिंदु है ये समझ में नहीं आया है। तो छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन अध्यापक अध्यापिका सुनिश्चित करते हैं। पाठ पूर्ण होने के पश्चात वह जान लेता है कि छात्रों में पाठ्य वस्तु को कहाँ तक ग्रहण किया है। छात्रों की विषय वस्तु ग्रहण करना। जब पाठ का समापन होता है तो अंत में मूल्यांकन के द्वारा और पुनरावृत्ति प्रश्नों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब मूल्यांकन व पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के प्रश्न समाहित होते हैं, है ना। एक वाक्य के प्रश्न होते हैं, जोड़ियां मिलान कीजिए प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए प्रश्न होते हैं, है ना, सत्य असत्य वाले प्रश्न होते हैं, हाँ नहीं वाले प्रश्न होते हैं, और भी जो प्रश्न होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जब पाठ का मूल्यांकन करते हैं तो छात्रों को विषय वस्तु कहाँ तक समझ में आई है और किस छात्र को कहाँ तक वह सक्षम है बोलने व लिखने में, इसका ज्ञान वहाँ पर क्या है, पाठ योजना जब का निर्माण करते हैं तो उसका ज्ञान होता है। 8वां, पाठ योजना द्वारा पाठ में अच्छी शिक्षण विधियों व प्रविधियों का ज्ञान हो जाता है।
अच्छे शिक्षण विधियों व जब प्रविधियों का ज्ञान होता है तो जब वो पाठ योजना का निर्माण जब करता है तो पाठ योजना का निर्माण करते समय कौन कौन से जो विषय वस्तु विश्लेषण है उसको किस विधि से उसका वह क्या करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा। उस विधि का उपयोग करते हुए जब प्रस्तुतिकरण करता है तो उन विधियों में अनेक प्रकार की युक्तियों व प्रविधियों का ज्ञान भी उसे हो जाता है कि अमुक पाठ्य वस्तु का हमें क्या करना है, चर्चा परिचर्चा से विकास करना है। अमुक पाठ विधि का प्रत्यक्ष विधि से हमें क्या है, विकास करना है। अमुक का परोक्ष विधि से, अमुक का व्याकरण विधि से, अमुक यदि कोई अंग्रेजी या अन्य कोई शब्द उसमें समाहित है तो अनुवाद विधि से। तो इस प्रकार क्या है उसे जो अध्यापक जो होता है उससे इसका ज्ञान भी हो जाता है। 9वां, पाठ योजना शिक्षण के दोषों को दूर करती है। शिक्षण दोषों को दूर करती है। आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार के दोष जब शिक्षण पाठ योजना का निर्माण करता है तो पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि वो प्रस्तावना के प्रश्नों को नहीं बनाता है तो उसकी क्या है, प्रस्तावना नहीं बनेगी, भूमिका नहीं बनेगी। अर्थात विषय की जब भूमिका ही नहीं बनेगी तो आगे प्रस्तुतिकरण में आधी से कक्षा का छात्र छात्राएं उसमें रुचि लेना प्रारंभ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के कई दोष होते हैं। कक्षा को नियंत्रण करना, नियंत्रण करके विषय की ओर आकर्षित करना, विषय की ओर आकर्षित ही नहीं करना बल्कि जो विषय कठिनाई स्तर को लिए हुए है उसको संश्लेषण विश्लेषण विधि से पढ़ा करके छात्रों की जिज्ञासाओं को दूर करना। तो ये कई प्रकार के जो चैलेंजेस हैं, जिसको चुनौतियां कहते हैं शिक्षण में, उन दोषों को दूर किया जा सकता है पाठ योजना के माध्यम से। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण 10वां है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण को प्रभावशाली किस प्रकार बनाया जाए, क्योंकि प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक को भी प्रभावशाली होना पड़ता है। तो शिक्षक अनेक बिंदुओं का ध्यान रखता है। सर्वप्रथम वो अपनी भाषा स्वच्छ शुद्ध व स्पष्ट करने का प्रयास करता है। जो बिंदु कठिनाई स्तर को लिए हुए होते हैं उसका सरलीकरण या सामान्यीकरण की ओर करने का प्रयास करता है। अनेक शिक्षण सिद्धांतों व सूत्रों को शिक्षण में अपनाते हुए शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है। इससे शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, परंतु इसकी तैयारी उसे पाठ योजना को बनाते समय पूर्व में ही करनी है। इसी में 10 तक आ गए हैं। 11वां, पाठ योजना में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखकर शिक्षण कराया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखकर शिक्षण कार्य करवाना। व्यक्तिगत भिन्नता, कक्षा कक्षा में अनेक प्रकार की विविधता वाले जो छात्र छात्राएं होते हैं उनमें अनेक प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता लिए हुए होती है। प्रत्येक बालक बालिका दूसरे बालक बालिका से या अन्य बालक बालिका से अनेक प्रकार की भिन्नता रखता है। बहुत प्रकार की समानता रखते हुए भी उसके विचार जो है वो भिन्नता लिए हुए होते हैं। उन भिन्नताओं के स्तर को ध्यान में रखते हुए सभी वो वस्तु को सरलीकरण या सामान्यकरण के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाना शिक्षक के लिए चुनौती होती है, क्योंकि उसमें जो तीव्र बुद्धि के जो छात्र होते हैं वो तो विषय को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, परंतु जो क्या है कम बुद्धि वाले होते हैं या अल्प बुद्धि वाले होते हैं उसको समझने में उनको काफ़ी कठिनाई होती है ना। अब अगला है 12वां, पाठ योजना में पाठ व्यवस्थित व संतुलित रूप से पेश किया जाता है। पाठ को संतुलित व व्यवस्थित
रूप से पेश करना। संतुलित है ना, पाठ के किन किन बिंदुओं को पाठ योजना में डालना है और उसको व्यवस्थित व क्रमबद्ध करते हुए पाठ को पढ़ाना है। जब शिक्षक पूरे पाठ को पढ़ता है तो उसमें बहुत सी जो बातें होती है दोहराव लिए हुए होती है। तो दोहराव लिए हुए वाली बात को वह क्या करता है कि उसको याद रखते हुए पाठ योजना का निर्माण तो करता है, परंतु संतुलित और व्यवस्थित और क्रमबद्ध का ध्यान रखता है। 13वां, पाठ योजना से कक्षा में अनुशासन को बनाए रखा जाता है ना। पाठ योजना में यदि पाठ योजना बनाते समय पाठ योजना से कक्ष में अनुशासन बना रहता है। आपने देखा होगा जब पाठ का निर्माण किया जाता है तो उसमें अनेक बिंदु को ध्यान में रखा जाता है। जब अनेक बिंदु को ध्यान में रखते हैं तो उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह भी ध्यान रखा जाता है कि कक्षा का स्व अनुशासन कैसा रहेगा, किस प्रकार पाठ का विकास करेंगे शिक्षण विधियों प्रविधियों को ध्यान रखते हुए, है ना। जब पाठ को अच्छी तरह से अपन क्या है सुसंगठित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो उसमें अनुशासन भी बनाए रखना अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। यदि पाठ योजना शुरू से बन जाती है तो उसमें क्या है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन हो जाता है। समय प्रबंधन से क्या होता है अनुशासन बना रहता है कि किस समय विद्यार्थी को अनुक्रम वाचन करना है, किस समय उसको मौन वाचन करना है, किस समय प्रश्न पूछने हैं, किस समय उसे श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करते हुए विशेष सामग्री को प्रसारित करना है ना, किस प्रकार उत्तर प्राप्त करने हैं, सारांश बताना है, अलग अलग बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं। जब वो करता है तो अनुशासन कक्षा का स्वतः बन जाता है। पाठ के सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ योजना में पाठ के सभी पक्षों पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात पाठ की विषय सामग्री क्या है बहुत बड़ी होती है, उसमें अनेक प्रकार के जो विभिन्न पक्ष होते हैं जो लेखक या कविता की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो महत्वपूर्ण होते हैं। जब महत्वपूर्ण होते हैं वो प्रश्न तो उसको किस प्रकार से संगठित करके पूर्व में ही उसकी क्या है सुनियोजित कहते हैं ना योजना बना ली जाती है। उस योजनाबद्ध तरीके से उस प्रश्न को प्रसारित किया जाता है कक्षा में। जब पूरी कक्षा में प्रसारित कर करके छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी छात्र क्या है एक बार तो अनुशासन होकर के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर जो छात्र सही नहीं देता है और जिसे आता है वो उसको उत्तर को पूर्ण रूप से वो सही देता है तो उसका दौरान की जो गति है वो उसमें चलती है, परंतु इसको पूर्व में ही हमें क्या है निर्धारित करना पड़ता है। 15वां जो है पाठ योजना सहायक सामग्रियों की सहायता से पाठ को सरल रोचक एवं प्रभावशाली बनाया जाता है। पाठ्य योजना सहायक सामग्रियों द्वारा पाठ्य योजना सहायक सामग्री से सरल सुबोध रोचक व प्रभावशाली बनती है। आपने देखा होगा पाठ योजना का जब निर्माण करते हैं तो एक जो श्यामपट्ट के साथ में जो क्रिया चलती है वो सहायक सामग्री की चलती है, जिसमें अनेक प्रकार की वस्तु है ना, आप बता सकते हो पदार्थ, चार्ट और प्रत्यक्ष वस्तु, ये सब बातें
आप बता सकते हो। साथ ही साथ प्रकृति की जो प्राकृतिक वातावरण है उससे भी उसका तुलना कर सकते हो। इसकी यदि आप पूर्ण तैयारी करोगे और पूर्व सुनियोजित प्लानिंग या योजना में इसको समाहित करोगे तो पाठ अत्यंत रोचक, सरल, है ना, सुबोध व पाठ प्रभाव भी, अर्थात आप जो पाठ पढ़ाओगे उसका प्रभाव भी पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। दैनिक पाठ योजना में का महत्व अथवा विशेषताएं कौन कौन सी है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला, अध्यापक को कक्षा में जाने से पूर्व पाठ योजना अवश्य तैयार करनी चाहिए। सफल एवं प्रभावपूर्ण शिक्षण के लिए पाठ योजना की अत्यंत ही आवश्यकता है। पूर्व शिक्षण पूर्व पाठ योजना की तैयारी करें, है ना। अर्थात जब शिक्षक कक्षा में जाता है तो उसकी पूर्व जो योजना है उस योजनाबद्ध तरीके से उस पाठ का सभी रूपों में दृष्टिपात करते हुए पाठ को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए वो क्या करता है, पाठ की योजना पूर्व में ही बना लेता है शिक्षण करने से पूर्व। दूसरा, पाठ्य विषय, इकाई, प्रकरण, शिक्षण प्रक्रिया आदि का पूर्ण ध्यान रखकर पाठ योजना तैयार करनी चाहिए। अर्थात दैनिक पाठ योजना में क्या है, इकाई जो है कई दैनिक पाठ योजना में होती है, क्या होती है, विभाजित होती है। कई प्रकरण उसमें होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया क्या होगी इत्यादि का ज्ञान क्या है, पाठ योजना में आना चाहिए। तो जब दैनिक पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो उसमें प्रत्येक दैनिक पाठ कहीं ना कहीं जाकर के इकाई पर क्या है, समाहित होती है। तो इकाई में उस इकाई को 3 से 4 दिन जो आप पढ़ाओगे, किस प्रकरण में कहते हैं ना, प्रस्तावना, विषय वस्तु, अन्य जो बातें हैं, है ना, मूल्यांकन प्रश्न, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। शिक्षण प्रक्रिया कि आज जो इस दैनिक पाठ को जो है उसको किस प्रोसेस से अर्थात किस प्रक्रिया से पाठ को पढ़ाओगे, कौन सी विधि प्रविधि का आज प्रयोग करोगे इत्यादि बातें भी इसके अंतर्गत आती है। तीसरा, पाठ के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए, उन उद्देश्यों की पूर्ति का ध्यान रखना चाहिए। पाठ के कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य और विशेष उद्देश्य। तो दैनिक पाठ के जो विशेष उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति कहाँ तक हुई है ये मूल्यांकन प्रश्नों में मालूम चलता है, हुई है अथवा नहीं, इसका ज्ञान क्या है, शिक्षक को हो जाता है जब वो दैनिक पाठ की योजना बनाता है। यदि उसे लगता है कि इस प्रश्न से पाठ की जो कहता है ना उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो अनावश्यक जो प्रश्न होते हैं या अनावश्यक जो विषय वस्तु होती है उसे काट छाट कर लेता है। चौथा, पाठ योजना एक मार्गदर्शक है, उसे शिक्षण का अंतिम रूप नहीं देना चाहिए। अर्थात मार्गदर्शन का कार्य करती है। पाठ योजना मार्गदर्शन का कार्य करती है। ये मार्गदर्शन का कार्य करती है, अंतिम रूप नहीं होता है, अर्थात पत्थर की लकीर नहीं होती है। इसमें कुछ न कुछ जो भी समयानुरूप या परिस्थिति के अनुसार पाठ योजना बनाई जाती है कि इस स्टेप के बाद में, इस सोपान या पद चरण के बाद में हमें इस स्टेप पे आना है और इस स्टेप के बाद में फिर इस स्टेप पे आना है। तो ये केवल शिक्षक का मार्गदर्शन करने के लिए होती है, पत्थर की लकीर नहीं बनना है और लकीर के फकीर नहीं बनना है। अर्थात उसमें समय परिस्थिति के अनुकूल यदि कोई परिवर्तन है तो वो वहाँ पर समय अनुसार करना पड़ता है। पांचवा, पाठ की प्रस्तावना रोचक, संक्षिप्त और छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों से संबंधित होनी चाहिए। तो पाठ की जो प्रस्तावना अपन बनाते हैं वो क्या होनी चाहिए, रोचक,
संक्षिप्त, स्पष्ट और उद्देश्य निर्धारित होनी चाहिए। आपने देखा होगा जब पाठ पढ़ाते हैं तो पाठ एकदम कक्षा में जाते ही पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। पाठ पढ़ाने से पूर्व उसकी प्रस्तावना अपन बनाते हैं। प्रस्तावना में अनेक प्रकार से अपन कर सकते हैं। प्रस्तावना कहानी के माध्यम से कर सकते हैं, प्रस्तावना कोई विषय वस्तु बता कर सकते हैं, प्रस्तावना चार्ट बता के कर सकते हैं। परंतु प्रस्तावना में ये ध्यान रखना पड़ता है कि प्रश्न रोचकता लिए हुए हो, संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो। ऐसे प्रश्न नहीं हो कि जो घुमावदार हो और बालक बालिका को समझ में न आए हैं। अर्थात सरल, स्पष्ट व शुद्ध भाषा में अपने को प्रश्न पूछने हैं और उद्देश्य निर्धारित हो, जो टॉपिक हो उसकी ओर अग्रसर होना चाहिए। जो शीर्षक है उस शीर्षक की ओर आपके प्रश्न क्या है, अग्रसर होने चाहिए। छठा, पाठ योजना में शिक्षक की क्रियाएं, छात्रों की क्रियाएं, उनके संभावित उत्तर, प्रतिक्रियाएं आदि का उल्लेख भी आवश्यक है। पाठ योजना में शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और उत्तर, प्रतिक्रियाओं का उल्लेख होना चाहिए। आपने देखा होगा जब पाठ योजना बनाते हैं तो पाठ योजना जब बनाते हैं तो उसकी विशेषता क्यों होती है? क्योंकि शिक्षक की कौन सी क्रियाएं शिक्षक करेगा, कौन सी क्रियाएं छात्र करेगा, ये अनुमानतः होता है, लगभग अनुमानतः कि यदि मैं इस प्रकार के प्रश्न पूछूंगा तो कितने छात्र उत्तर देंगे, है ना। तो उनकी उत्तर सवाल जवाब का जो तरीका होगा वो यहाँ पर आएगा, उनकी प्रतिक्रियाएं आएगी, शिक्षण विधि व प्रविधियों का उल्लेख होगा उसमें। आप किस शिक्षण बिंदु का विकास आप कैसे करेंगे उसकी बातें वहाँ पर समाहित होगी। सातवां, आवश्यक उपकरण, उदाहरण एवं उनके उपयोग व प्रयोग, विधियों व प्रविधियों का उल्लेख भी पाठ योजना में होना चाहिए। तो आवश्यक उपकरण, विधियों, प्रविधियों, है ना, कौन कौन से प्रयोग, उदाहरण, कथन इत्यादि का भी समायोजन होना चाहिए। जब पाठ योजना अपन बनाते हैं तो उनमें पाठ योजना में किन किन उपकरणों से, किन किन विधियों व प्रविधियों से पाठ का विकास करोगे, कौन कौन से प्रयोग बताओगे, कौन कौन से उदाहरण, कथन या अन्य जो भी प्रसंग है वो आप बताना चाहोगे, तो उन सभी का उल्लेख संक्षिप्त रूप में वहाँ पर होना चाहिए। इससे क्या होता है, पाठ योजना की जो सुचारू रूप से चलती है और उसमें क्रमबद्धता, श्रृंखलाबद्धता और अन्य बातें जो है बनी रहती है। पाठ योजना संक्षिप्त होनी चाहिए। पाठ योजना संक्षिप्त होनी चाहिए व स्पष्ट होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि पाठ योजना का जब निर्माण करते हैं तो कई सारी जो बातें हैं आपके मन मस्तिष्क में चलती है, परंतु उन मन मस्तिष्क को क्या करता है, विराम देते हुए हमें संक्षिप्त व स्पष्ट व शुद्धता का ध्यान देना पड़ता है। यदि अपन इन सब बातों को ध्यान नहीं रखोगे तो पाठ योजना आपकी बहुत ही बड़ी, यदि सभी विषय वस्तु को समाहित करोगे तो पाठ योजना बहुत बड़ी हो जाएगी। तो पाठ योजना बहुत बड़ी ना हो, कम से कम उसमें मुख्य बिंदु को समाहित करते हुए और संक्षिप्तता का आचरण लेते हुए अपने को पाठ योजना का निर्माण करना है। पाठ योजना में प्रामाणिकता एवं उपयुक्तता का ध्यान रखना पड़ता है। पाठ योजना में प्रामाणिकता व उपयुक्तता का ध्यान रखना, अर्थात कक्षा में पाठ योजना का निर्माण करते समय इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है
कोई भी बात अप्रामाणिक रूप से अपने को नहीं करनी है, कोई भी अनुपयुक्त शब्दों का उच्चारण नहीं करना है, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना है जिससे छात्र क्या है, हतोत्साहित होते हुए हैं। छात्र पाठ पढ़ाते समय हमेशा प्रामाणिकता, है ना, तथ्य जो होते हैं उसकी प्रामाणिकता को हमेशा ध्यान रखते हुए, किसी भी जो आप कर रहे, कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें उपयुक्तता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि यह किस चीज़ को अपन ध्यान रखते हुए इस चीज़ का रखें, तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है। दैनिक शिक्षण की पाठ्य सामग्री, कक्षा की स्थिति, बालकों की योग्यता, समय, शिक्षण के साधन और आवश्यक उपकरणों को ध्यान में रखकर पाठ योजना तैयार करनी चाहिए। अर्थात कक्षा स्तर कैसा है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है अपने को, है ना। छात्रों की योग्यता या ग्राह्य क्षमता, जिसको हम ग्रास्पिंग पावर कहते हैं। शिक्षण सामग्री, जब पाठ बनाते हैं तो सबसे पहले कोई भी कार्य करते हैं तो प्रश्न पूछते हैं, तो कक्षा के स्तर को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसको कहते हैं लेवल ऑफ टीचिंग। और लेवल मतलब सभी छात्रों का स्टूडेंट लेवल लिखना पड़ता है। यदि मान लीजिए आपने ऐसी भाषा का उपयोग करा जो बच्चों के समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि पुस्तक में तो क्या है, पुस्तकीय भाषा का उपयोग होता है। जब वो अपन लेसन प्लान या पाठ योजना बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, सामान्य जनजीवन की भाषा या मौखिक भाषा में क्या करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं। तो जब जनसाधारण की जब भाषा होती है, जब उसमें अनुवाद करते हुए उसको पढ़ाते हैं तो छात्रों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आता है। छात्रों की ग्राह्य क्षमता का भी ध्यान रखना पड़ता है। उनसे ऐसे जब प्रश्नों की संरचना करते हैं तो ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए कि छात्र उसको समझे ही नहीं, उनको अटपटा लगे। उनकी क्षमता या योग्यता के अनुसार ही प्रश्न बनाने चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग जो है उसको पाठ को सरल, रोचक, सुगम्य बनाने के लिए किया जाता है। 11वां, पाठ योजना छात्रों के जीवन से संबंधित हो। छात्रों के जीवन से संबंधित हो। आपने पाठ बनाया है और पाठ बनाया है तो उसमें कई प्रकार के उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं। छात्रों के जीवन से उसको जोड़ना पड़ता है, क्योंकि कोई भी पाठ अगर आप पढ़ाओगे उसको छात्रों के दैनिक जीवन से नहीं जोड़ेंगे और दैनिक जीवन की घटनाओं से नहीं जोड़ेंगे तो पाठ का प्रभाव नहीं रहेगा और वो स्थायीकरण की ओर नहीं जाएगा। तो पाठ में सभी बातें स्थायी हो जाए तो उससे जीवन से संबंधित करके हमें पढ़ानी पड़ती है। 12वां है, पाठ योजना लिखित व सोपानों में विभक्त होनी चाहिए। पाठ योजना लिखित व सोपानों, है ना, पदों, चरणों में विभक्त होनी चाहिए। आपने देखा होगा कक्षा में जाओगे और पढ़ाने लग जाओगे तो एक STC BEd और अन्य जो इसके टीचिंग का कोर्स जो किए हुए होता है, वह तो क्या है, पाठ योजना को व्यवस्थित करके उसको लिखित करेगा। कौन कौन से जो सोपान होंगे, पद चरण है, उसका ध्यान रखते हुए उस पाठ को पढ़ाने का प्रयास करेगा। तो एक सामान्य जो शिक्षक होता है वो पाठ को पढ़ाता है और एक STC और BEd किए वाला जो बालक बालिका होते हैं वो अगर पाठ को पढ़ाते हैं तो उन दोनों में अंतर केवल इसके कारण ही आता है कि वे पाठ को सुव्यवस्थित ढंग से लिखित रूप में उस बात को पढ़ाते हैं। 13वां, पाठ योजना प्रेरक एवं प्रोत्साहन प्रदान करने वाली होती है। प्रेरणा व प्रोत्साहन देने वाली होनी चाहिए। अर्थात पाठ योजना में बहुत से बिंदु ऐसे आते हैं जो कठिनाई स्तर के लिए होते हैं। एक अच्छा शिक्षक जो होगा जब अपने कक्षा में प्रश्नों को प्रसारित करेगा और पूरी कक्षा को जब प्रसारित करता है प्रश्न और उत्तर सभी से प्राप्त करता है तो उसमें बहुत से जो छात्र होंगे वह, यदि शिक्षक उसको
डरा धमका करके प्रश्न पूछेगा तो उत्तर नहीं देंगे, परंतु प्रेरणा और प्रोत्साहन के रूप में यदि वो उत्तर उनसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा, जैसे मान लीजिए किसी बालक बालिका ने प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया, आपने बोला कि भाई भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी है। किसी बालक बालिका ने बोल दिया कि भाई कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही राष्ट्रपति है, तो उससे समझाना पड़ेगा नहीं बेटा, प्रधानमंत्री का अपना एक अलग कार्य होता है और राष्ट्रपति का अपना एक अलग कार्य होता है। तो यदि उसको प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा उसको कि भाई इससे अच्छा जवाब और कौन देगा, या फिर बहुत अच्छा, आपने अच्छा उत्तर दिया है, इससे अच्छा उत्तर का जवाब और कौन देगा, इत्यादि इत्यादि शब्दों का यदि प्रयोग करेंगे और उनको प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा तो जरूर ही छात्र आगे बढ़कर चढ़ करके उस आपके जो कक्षा कार्य में भाग लेंगे और पाठ का स्थायीकरण होने की ओर होगा। पाठ योजना में प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, अभ्यास व गृह कार्य मुख्यतः होते हैं। पाठ योजना जब आप पढ़ाते हो तो इन उद्देश्यों, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण के अंदर क्या क्या करोगे, आत्मीकरण, अभ्यास व गृह कार्य मुख्यतः आपको करने पड़ते हैं। तो उसको क्या है, यदि आप करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि अमुक बिंदु के बाद में अमुक बिंदु आएगा, फिर इसके बाद में ये वाला बिंदु आएगा, इस बिंदु के अंतर्गत बहुत से उप बिंदु भी बनेंगे, इत्यादि बातें भी आती है। पाठ योजना व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। जब पाठ योजना को बनाते हैं तो उसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है ना। मंद बुद्धि के छात्र होते हैं, सामान्य बुद्धि के छात्र होते हैं, ठीक है, तीव्र बुद्धि के छात्र होते हैं, अति तीव्र बुद्धि वाले छात्र भी होते हैं, है ना, डल छात्र भी होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के छात्र भी होते हैं। इन सभी को ध्यान रखते हुए पाठ योजना का निर्माण हमें करना चाहिए। जब पाठ योजना का निर्माण करके इन सभी बालक बालिकाओं को यदि ध्यान में रखोगे तो आपकी पाठ अवश्य ही अच्छी होगी। पाठ्यगत क्रियाओं का स्पष्ट उल्लेख, पाठ्यगत क्रियाओं का उल्लेख, पाठ्यगत क्रियाओं का मतलब है कि पाठ्य के अंतर्गत और पाठोपरांत और पाठो अंतर्गत, ये दोनों ही बातें इसमें आती है। तो पाठो उपरांत और पाठो अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाओं का ध्यान आप रखते हुए पाठ योजना का निर्माण करते हैं, छात्रों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों क्रियाओं का उपयोग करते हुए पाठ को सुव्यवस्थित ढंग से आप पढ़ाते हो, इन सब का स्पष्ट उल्लेख भी पाठ योजना में होना चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा है, दैनिक पाठ योजना की प्रस्तावना, फिर योजना प्लानिंग का अर्थ, फिर पाठ योजना का अर्थ, लेसन प्लानिंग, मीनिंग ऑफ लेसन प्लानिंग, फिर परिभाषा, मतलब उसकी जो पाठ योजना की जो परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ लेसन प्लानिंग, फिर पाठ योजना की आवश्यकताएं, है ना, नीड्स ऑफ लेसन प्लान, एंड देन उसके बाद में दैनिक पाठ योजना की महत्व और आवश्यकताएं, इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, है ना, और विशेषताएं भी इसी के अंतर्गत होगी। तो मैं अपना कथन यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।